Audio Jungle. हेलो एंड वेलकम टू म्यूचुअल फंड टॉक। मैं हूं नवीन सोनी, आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करने के लिए। और आज हमारे साथ हैं अनिल श्याम, जो कि को हेड है रिटेल सेल्स के आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में। और उनसे हम पूछेंगे कि इस वक्त जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। इज इट द राइट टाइम और इज इट प्रोबेबली द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। अनिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो व्हाट डू यू थैंक यू मेक आउट नवीन। ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, बिकॉज चैलेंजेस हैं साथ में और अपॉर्चुनिटीज भी हमेशा कुछ चैलेंजेस लेकर आते हैं। बट व्हाट्स योर ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन? Well, Naveen, thank you so much for inviting me, first of all. Yes, the macro environment seems to be very, very pensive. In fact, हमने देखा कि कोविड एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके हमारे सामने लेके आया जो कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड है अपने आप में। और किसी ने ये संभावना जताई नहीं थी कि वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे इतने सीवियर रहेंगे। और लॉकडाउन की वजह से आपने देखा ही है कि ना सिर्फ इस देश में बट इन द एंटायर वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब many countries are still reeling under the pressures of how to overcome this. And Right. क्योंकि लॉकडाउन है, सभी लोग घरों पे हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं और उत्पादन नहीं हो रहा है और सर्विसेज भी रेंडर नहीं की जा रही है। So certainly it has had an impact on the overall macroeconomic situations. और जीडीपी जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है विभिन्न देशों में जो है कॉन्ट्रैक्शन मोड में चलेगी, नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जिसको कहते हैं। तो बढ़ना तो दूर की बात है, लेकिन नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में चली गई है। तो मैक्रो परिस्थितियां जो हैं तब तक जो है अच्छा बदलाव की तरफ नहीं बढ़ेगी जब तक जो है ये लॉकडाउन नहीं उठेंगे। कुछ कुछ देशों में जो है उन्होंने इसका निवारण ढूंढ लिया है और आए दिन कोई ना कोई वैक्सीन क्लेम करता है। तो हमें उम्मीद है कि अनदर 4-5 मंथ्स में कोई एक विश्वसनीय वैक्सीन आ जाएगी जो कि प्रभावी रूप से जो है लॉकडाउन को अटेंड करेगी। एंड फिर जब दोबारा से फैक्ट्रियों में काम होना शुरू होगा, लोग वापस काम जाना शुरू होंगे। अभी भी लोग भयभीत है और अभी भी जो है काम पर नहीं जा पा रहे हैं। सो इट हैज हैड एन इम्पैक्ट ऑन नॉट ओनली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बट द सर्विसेज सेक्टर टू। नो वंडर इट हैज टेकन द जॉब्स ऑफ मेनी पीपल इन मेनी कंट्रीज टू। और हमारा देश भी जो है इसी समय इन्हीं संभावनाओं से जो है जूझ रहा है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी टाइम बिफोर वी कैन रिकवर फ्रॉम इट। फिलहाल तो मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो पे इसके दुष्प्रभाव ही है। सो यू डील विद अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। आपकी जो कॉन्वर्सेशन उनसे हुई है, क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या वो तैयार हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए, या फिर उलझे हुए हैं अपने घर को मैनेज करने में, या फिर अपने जो दूसरे जॉब रिलेटेड इश्यूज हैं उनको मैनेज करने में? इस वक्त जो रिटेल इन्वेस्टर का बिहेवियर है वो कैसा है? क्या मार्केट से वो पैसा निकालना चाह रहे हैं, या फिर वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, या फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सोच रहे हैं कि अब एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है? नवीन जी, देखिए, इस जो ये पेंडेमिक आया है इसका जो साइकोलॉजिकली जो प्रभाव लोगों पे हुआ वो सिर्फ रिटेल तक सीमित नहीं रहा है। इनफैक्ट हमने देखा बहुत सारे HNIs भी नी जर्क रिएक्शन करते हुए पाए गए हैं। बट ये बहुत सराहनीय है कि रिटेल इन्वेस्टर ऐसे समय पर जब थोड़ा सा वेल्थ इरोजन भी हुआ है, नेव्स भी नीचे है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी मार्केट्स में जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी उससे जुड़े हुए हैं। अभी भी हमने जो है उस प्रकार से रिडम्पशन देखी नहीं जिसकी हमें संभावनाएं दिख रही थी या फिर एप्रहेंशन था। और जब हम उनसे बात करते हैं ऑन अ वन-ऑन-वन बेसिस या फिर समूह में बात करते हैं तो हमें जो है ये प्रतीत होता है कि पीपल आर विलिंग टू बाय द लॉजिक ऑफ स्टेइंग फॉर लॉन्ग। एंड हमें खुशी होती है ये शायद हमारी मेहनत का जो है परिणाम है कि हम लोगों को ये समझा पाए एज अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दैट ये जो वोलेटिलिटीज है ये इंटरमिटेंटली आती रहेगी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप वेल्थ क्रिएशन एक लंबे समय में, एक लंबे अंतराल में करना चाहते हैं, तो बावजूद इसके कि इस तरह की वोलेटिलिटीज आए आप ये पैसा ना निकालें। तो हमने पैसा निकलते हुए नहीं देखा है। बट यस, थोड़ा बहुत जब वेल्थ इरोजन होता है, नैव नीचे आती है और 15 to 20% करेक्शन मार्केट्स में होता है, तो ये स्वाभाविक है कि लोग रिएक्ट करेंगे। बट आई थिंक लार्जली ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो अभी भी इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं। एंड मुझको ऐसा लगता है कि जुड़े ही रहेंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड की जो एक ब्यूटी कही जाती है वो ये है कि आप अलग अलग लेवल्स पे इन्वेस्ट करते रहते हैं डिसिप्लिन के साथ।
तो अगर कोई लोग अब शुरुआत करना चाहते हैं, क्या ये एक सही मौका है? डज इट मेक अ स्ट्रांग केस टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग? और या फिर जो लोग जिनके पास थोड़ा सा स्पेयर पैसा है, उनको अपने एवरेज और बेटर करने का या फिर एक्विजिशन जो है उसका प्राइस कुछ बेटर करने का मौका मिलता है, तो डू यू थिंक इट्स अ स्ट्रांग केस राइट नाउ? See, valuation will always be a debatable point in terms of many people having different opinions about it. एंड 40,000 के सेंसेक्स लेवल पे भी लोग कह रहे थे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन टू द जीडीपी ठीक है, ट्रेलिंग पी की बात करें तो इतना ऑब्नॉक्शियस नहीं दिखता। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये जो भारी करेक्शन मार्केट में अभी आई थी, हालांकि पिछले कुछ दिनों में ये सुधरी है, सवरी है सिचुएशन, लेकिन फंडामेंटली जो है जिस परिस्थिति में आज की डेट में हम है, तो थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंसिव दिखता है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल एवरेजेस से कंपेयर करें कोई भी आंकड़ा, चाहे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू द जीडीपी है या फिर विशेषकर 2008 के वैल्यूएशन से कंपेयर करें, जब उस समय भी जो है हमने जो जिस सिचुएशन से हम गुजरे थे वो भी अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था, उसके बनिस्बत मेरे ख्याल से आज मार्केट रीजनेबल लेवल पे ही है। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन से उबरने के बाद क्योंकि बेस भी जो है सारे आंकड़ों का नीचे चला गया, तो थोड़ा भी सुधार होगा। हम सब लोग जानते हैं कि हम एक कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और ये बट नेचुरल है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना सिर्फ स्टेपल आपके इफेक्ट हुए कंजम्पशन, बट डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन भी इफेक्ट हुई है। तो अगर आप कपड़े लेना चाहते हैं तो कौन सी दुकान में जाओगे, क्योंकि दुकानें ही बंद है। पर मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो इंक्रीमेंटल पैसा सिर्फ उतना ही डाले जिसमें आपका पोर्टफोलियो जो है कॉम्पोजिशन वैसा ही रहे जैसा कि इस क्राइसिस से पहले था या इस करेक्शन से पहले था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 60-40 के रेशियो में इक्विटी टू फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करता है, और क्योंकि ये मार्केट करेक्शन हुई थी और वो 60% जो है 50% हो गया था, तो इंक्रीमेंटल पैसा उतना डाले ताकि वो दोबारा से जो है पोर्टफोलियो एलोकेशन 60-40 हो जाए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ऑप्टिमिस्टिक आंकड़े आने में समय लगेगा, बिकॉज सारे ही 8 कोर इंडस्ट्रीज का डेटा अभी जो है रिलीज हुआ है, और एग्रेरियन सेक्टर के अलावा सभी सेक्टर्स डाउन है। यहाँ से उबरने में हमें यहाँ से मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे, और मार्केट जो है रेंज बाउंड ही रहेगी। तो अगर किसी को इंक्रीमेंटल पैसा लगाना भी है तो वो फेस्ड मैनर में ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 और 5 मंथ्स मार्केट में निवेश कर सकते हैं। अब क्योंकि जो लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिनके पास थोड़ा सा कंफर्ट है, या फिर थोड़ा एक लॉन्ग टर्म के लिए अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर एक गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारी स्कीम्स है मार्केट में अवेलेबल। अब शुरुआत करनी है तो कैसे की जाए? बिकॉज लाइक आई सेड, देयर इज अ प्लेथरा ऑफ स्कीम्स। तो कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाए कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? एक तो माहौल कैसा है, दूसरा टाइम को देखकर कि कितना जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तो can you just give us some hints on how to pick up the funds? Naveen, this is also quite debatable in terms of what the long term is, because in an emerging economy like ours, there would always be a requirement for funds. So intermittently, every 3 years, you have some requirement or the other for liquidity for some reason or the other. And to my mind, I think rightfully long term should be nothing less than 7 to 10 years. So जब आप गोल प्लानिंग करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अनदर 3 years में जब आपको कोई विशेष आपने पहले से काम सोच के रखा है कि 3 साल बाद करेंगे या 5 साल बाद करेंगे, उसके लिए आप अलग अलग फोलियोस क्रिएट करते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव से वो 3 साल आपके लिए आपका ऑब्जेक्टिव का टेन्योर हो जाता है। फिर कोई 5 साल बाद कोई खर्चा है तो 5 साल का टेन्योर हो जाता है। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज 7 to 10 years। अब जब मैंने ये वाली बात बोली है तो मैं साथ में ये भी आपको बताता हूँ कि कौन से फंड्स में बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है, जैसे नवीन जी ने बोला। लेकिन हमने पिछले 2-3 साल में एक यूनिक फिनोमेना मार्केट्स में देखा है, जहां पर सिर्फ कुछ ही स्टॉक जो है मार्केट के रिटर्न पे कंट्रीब्यूट किए हैं, और मार्केट के रैली जो है हेविली स्क्यूड टुवर्ड्स निफ्टी कंपनीज रहा है। और हमने ये भी देखा है क्योंकि हम एनी विच वे स्लो डाउन के फेज से गुजर रहे थे, तो अर्निंग्स वाज वेरी हार्ड टू फाइंड बाय। If you were to look at the EPS growth projections for the Nifty companies, which are the top 50 companies in the country, that was barely 6 or 7%, barring the top 7 or 8, for whom it would have been barely double digit. Okay. Now, I think after this correction and the situation that we are in,
I think I have a feeling that markets will continue to be large cap oriented since we have seen massive correction in, but I think across financial sector, across manufacturing entities, we've seen massive correction almost to the extent of 25 to 30% in large cap entities. And I have a feeling that if somebody were to think of incremental investments right now, it is only these large cap entities which are going to lead the way ahead of for the equity markets. So I think it's good to invest in large cap oriented schemes, something like a large cap fund. But yes, of course, some bit of money should also come into maybe a multi-cap category. So now SEBI, as you are aware, the regulator has categorized all of these funds into various categories. I would advise only large cap category and a multi-cap category. Do not look for mid-cap categories, because whatever the prices today are for mid-cap entities, you may be surprised to find more or less the same price for those entities even a year henceforth, or maybe even lower. So you have sufficient time to invest in mid-cap. So right now, if you're thinking of your incremental investments, keep it confined to या large cap तक सीमित रखे, या अगर थोड़ा सा mid cap का flavor लेना है तो वो multi cap funds के माध्यम के द्वारा ले। जी, ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि मार्केट में पहले से है। अगर कोई बिगिनर है, उसको अपना एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, और जैसा आप कह रहे हैं कि एक 7 से 10 साल का टाइम होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म, टू बी रीजनेबली कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म, तो उस पीरियड के लिए जो बिगिनर है उसका पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट आप करने की सलाह देंगे? Thank you for this question, Naveen ji. I think while we are trying to take the message of mutual funds to every nook and corner of the country, because अभी भी जो है household saving का नाम मात्र 2 से 3% जो है म्यूचुअल फंड्स में आता है, और एक काफी विडंबना है हमारी मार्केट्स की कि when we think of और talk of mutual funds, हम सिर्फ इक्विटी की प्रोडक्ट्स के बारे में कहते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी गिल्टी हूँ, क्योंकि मैं भी इक्विटी फंड्स के बारे में ही बात कर रहा था। लेकिन फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स आई थिंक आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव टू समथिंग लाइक अ बैंक एफडी। आज की डेट में अगर आपको मैं कुछ आंकड़े बताऊं तो लोन देने की जो दर है, जिसको टेक्निकल टर्म्स में क्रेडिट ऑफ टेक कहते हैं, इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, वो ध्वस्त हो चुकी है। जब मैं कह रहा हूँ ध्वस्त हो चुकी है, तो डिपॉजिट एक्रीशन जिस दर पे जो है सेवर्स बैंक्स में पैसा डालते हैं, वो इस समय 10 से 11% पे है, लेकिन लोन देने की दर जो है नाम मात्र 1 या 2% पे है। और कोई वजह नहीं है कि बैंक्स जो है आपके जो एफडी के रिटर्न्स है या जो एफडी की यील्ड है उसको उसी दर पे रिवाइज करे जो कि आपने 3 या 4 साल पहले देखी हो, जहां पर आपको 8 से 9% आराम से मिल जाता था। हाल ही की बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक्स ने ऑलरेडी जो है आपके जो एफडी के रिटर्न्स है, यील्ड जो है, उसको रिवाइज करके ऑलमोस्ट 6% या कुछ बैंक्स ने उसके नीचे भी ला करके खड़े कर दिए हैं। जिस प्रकार से लिक्विडिटी इस समय सिस्टम में बिल्ट इन है, और मैं आपको ये बता दूं आम इन्वेस्टर्स की नॉलेज के लिए, तकरीबन 7 लाख करोड़ जो है इस समय मार्केट में घूम रहा है, जो कि which gets only invested in reverse repo at about 3.35% levels, this liquidity adjustment facility of Reserve Bank of India, because that money doesn't know where to go. अब वो अगर वो पैसा जो है 3.35% पे ही जो है इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि लोन देने के अवसर बैंक्स के पास नहीं है, और बैंक्स भयभीत भी है कि लोन दे किसको, ऐसा ना हो आगे जाके वो जो है नॉन एनपीए बन जाए। तो इस वजह से हमें लगता है कि एफडी के जो रेट्स हैं वो रिवाइज होकर के, डाउनवर्ड रिवाइज होकर के आप देखेंगे शायद 4% पे चले जाए। इस बैकड्रॉप में मैं स्ट्रिक्टली ये एडवाइस करूंगा कि जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स जो हैं आपके, फॉर एग्जांपल लो ड्यूरेशन प्रोडक्ट है, ना सिर्फ मेरा बल्कि जो दूसरे लोग भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, या फिर आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, ये इनके पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट लाइक 90% ट्रिपल ए एंटिटीज में निवेश हम लोग करते हैं, और इनकी जो ड्यूरेशन है वो भी सीमित रहती है, तकरीबन 2 साल 2.5 साल तक। तो ऐसे फंड्स जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव आपके एफडी के बन सकते हैं। एक तो नए इन्वेस्टर के लिए हम वो सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इमीडिएटली इक्विटी में आना नए इन्वेस्टर के लिए मेरे ख्याल से एडवाइजेबल नहीं है, पर कुछ ना कुछ पैसा तो इक्विटी में भी लगना चाहिए, और जो फर्स्ट फंड जो है जो इक्विटी में लगना चाहिए, या तो बैलेंस्ड कैटेगरी के थ्रू आए या फिर लार्ज कैप कैटेगरी के थ्रू ही आए।
मैं मल्टी कैप फंड भी जो है नए इन्वेस्टर्स को जो है एडवाइस नहीं करूंगा, और उनका जो प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी टू डेट रहना चाहिए वो डेट हैवी शुरू में रहने चाहिए, एंड ग्रेजुअली मे बी 70% जो है उनका फिक्स्ड इनकम एसेट्स लो ड्यूरेशन या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। 30% जो इक्विटी में वो पहली बार जो है निवेश करने जा रहे हैं, दैट शुड बी लिमिटेड टू ईदर द बैलेंस्ड फंड और द लार्ज कैप फंड। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे उनका अनुभव इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करके अच्छा होता चला जाएगा और उसके इनफ एविडेंसेस आप उन लोगों को मिलेंगे, तो फिर वो आपका इक्विटी एक्सपोजर जो है इंक्रीज करते चले जाएंगे और फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर कम करते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं लास्ट लाइन ये बोल रहा हूँ आपको कि आई थिंक एज मैन्युफैक्चरर हमारे पे 2 दायित्व है। एक सबसे प्रथम दायित्व है कैपिटल प्रिजर्वेशन। जो लोगों ने मेहनत से पैसा जो है कमाया है उसको हम किस प्रकार से प्रिजर्व कर सकते हैं। कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए हम जो है फिक्स्ड इनकम का माध्यम जो है हमेशा उसका सुझाव देते हैं। और दूसरा हमारा दायित्व वेल्थ क्रिएशन भी बनता है। वेल्थ क्रिएशन आपका सिर्फ इक्विटी से होगा, इसलिए वहां पर थोड़े लंबे अंतराल तक भी आपको निवेश करते रहना पड़ेगा, जो कि शुरू में आप लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम देन यू कैन मूव इनटू मल्टी कैप एंड ग्रेजुअली एट सम पॉइंट इन टाइम इवन मिड कैप। व्हाई नॉट? ये काफी एक काम की बात है और फॉर्मूला है ये। और साथ ही जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते जाए, जैसे कहा जाता है कि आप पहले पानी में पांव रखकर देखिए कि पानी गर्म है कि ठंडा है, और उसके बाद फिर उतरिए। तो ये कुछ वैसा ही है। ये बताइए कि लोग जो अब शुरुआत करते हैं इक्विटी में, और खासतौर से नए इन्वेस्टर्स, उनको एक बहुत तरह की लत लग जाती है कि हर रोज अपना पोर्टफोलियो देखेंगे, या हर थोड़ी थोड़ी देर में देखेंगे कि उनकी जो एनएवी है या पोर्टफोलियो की ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई है। तो ये एक इक्विटी को आप सेंसेक्स को, निफ्टी को देखते हैं, वो तो अलग बात है अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर भी कई लोग ये अप्लाई करते हैं। तो जो एक एवेल्युएट करने की फ्रीक्वेंसी है, यानी किस टाइम में आपको कितने टाइम बाद देखना चाहिए कि मेरे फंड की परफॉर्मेंस क्या है, कितना टाइम देना चाहिए? नवीन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोला पहले, जहां पर आपने जिक्र किया कि स्टॉक मार्केट में जो डायरेक्टली निवेश करते हैं, ऑब्वियसली वो ट्रेडर मेंटेलिटी से निवेश करते हैं कि बेसिकली एक स्टॉक में कहीं से खबर मिली और निवेश कर दिया, और इसलिए हर रोज जो है उसका नैव देखना बहुत आवश्यक हो जाता है ट्रेडर्स के लिए। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप फंड मैनेजर की विजडम, उसकी नॉलेज पे कहीं ना कहीं निर्भरता रहती है। और विशेषकर जब फंड मैनेजर जो है निवेश करते हैं किसी भी इस तरह के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके, वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 3 साल, 5 साल, 7 साल के उद्देश्य से ही निवेश करते हैं। और निवेश करने से पहले बहुत सारी चीजों पे जो है स्टडी होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है उस एंटिटी का कैसा है, बिजनेस मॉडल फंडामेंटली साउंड या पोर्टेंट है कि नहीं, आगे और वैल्यूएशन जो है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, अर्निंग्स पर शेयर, वहां संभावनाएं आगे जाकर के क्या है, इन सब का मिला जुला जो इन्फ्रेंस जो फंड मैनेजर्स ड्रॉ करते हैं, उसी प्रेमाइस पे जो है ये निवेश किया जाता है। तो फंड मैनेजर कभी भी ट्रेडिंग मेंटेलिटी से नहीं करता। तो आप जो इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग मेंटेलिटी से कर रहे हैं, वहां आप हर रोज देखिए कि आपका प्राइस क्या है, क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल जजमेंट पे बेस्ड है। लेकिन जहां पर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, वहां पर आपको ये हर रोज का नैव देखना मेरे ख्याल से आई थिंक वो जायज नहीं है। आई थिंक पोर्टफोलियो को अगर आप असेस भी करना चाहते हैं कि उसकी मूवमेंट क्या है, तो आई थिंक 6 महीने से पहले तो आपको देखना भी नहीं चाहिए, और वो भी रिव्यूइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि मेरा पैसा, उसका मूवमेंट कैसा चल रहा है। ये हर रोज देखना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को, जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लोग करते हैं, आई थिंक मैं तो उसका सुझाव नहीं दूंगा। तो एक बार 6 महीने में आप जरूर देख लीजिए कि आपकी डायरेक्शनली जो आपने कॉल ली थी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की, चाहे वो फिक्स्ड इनकम है चाहे इक्विटी है, वो सही जा रही है नहीं जा रही है। और अगर सही नहीं भी जा रही है तो उस समय या तो आप अपने एडवाइजर से सुझाव ले ले, या फिर आप म्यूचुअल फंड जहां पर आपने निवेश किया वहां पर उनसे आप सुझाव ले लीजिए कि बेसिस जो मेरा परसेप्शन है 6 महीने के बाद, जो मेरा अनुभव रहा है, उसके अनुभव के बेसिस पे आप आगे का क्या सुझाव देते हैं। बट ये हर रोज का देखना मेरे ख्याल से जायज नहीं है। तो 6 महीने नवीन जी, 6 महीने में मेरे ख्याल से देखते रहिए। ये आपने जो बात की है, इससे मेरे मन में एक सवाल उठा है, क्या कोई ऐसा विंडो है जिससे कि जो इन्वेस्टर है वो फंड मैनेजर से बात कर सके
अगर उसे थोड़ा सा इम्पेशंस हो रही है या फिर उसको लग रहा है कि ये मेरा फंड ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आमतौर पे जो आम इन्वेस्टर है वो डिपेंड करता है कुछ इधर उधर के सोर्सेज पर, सोशल मीडिया पर या फिर कोई वेबसाइट पर, ब्लॉग पर। लेकिन क्या कोई डायलॉग है जो फंड मैनेजर है उसके बीच में और आम इन्वेस्टर्स के बीच में? Naveen ji, thank you for asking this question. In fact, one of the only good things that have emerged out of this pandemic is the fact that हमने जो है डिजिटल मीडियम के द्वारा अपने इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स के साथ संपर्क करने की कोशिश की है, ना सिर्फ एडवाइजर्स बट की इन्वेस्टर्स भी। और इस प्रकार के हमने बहुत सारे वेबिनार्स अपने फंड मैनेजर्स के थ्रू करवाए हैं, और कई वेबिनार्स पे तो मैंने भी संबोधन किया है ऐसे बड़े ग्रुप्स को जहां पर सिर्फ इन्वेस्टर्स ही अवेलेबल थे। और मुझे लगता है इंक्रीजिंगली वी आर गोइंग टू यूज डिजिटल मीडियम्स going forward to ensure that we communicate with the investors directly. So yes, of course, we have webinars from time to time where we also send invites to various sets of investors. We segment them in buckets. And of course, the investors are free to log into those webinars to first of all hear the narrative of the fund manager, and then subsequently, if they feel the need to ask some question, yes, we do that as well. So increasingly, we are going to be doing this. अभी तक नहीं कर रहे थे इतना, लेकिन अगर परिस्थितियां इस प्रकार ही रहती हैं और बाद में अगर सवर भी जाएगी, आई थिंक हमने ये पाया है कि एज अ मैन्युफैक्चरर हम भी अपना जो नैरेटिव है, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं टू द एंड इन्वेस्टर, वो थोड़ा और बेहतर तरीके से कर पाते हैं थ्रू द वेबिनार मोड। So yes, Naveen ji, we will be sending out many such invites to all the investors increasingly over a period of time, for them to have an access to such webinars and to the fund manager horse's mouth directly. तो ये काफी अच्छा होगा, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज से सुनने की बजाय प्राइमरी सोर्स से सुनेंगे कि क्या रैशनल था, क्यों इन्वेस्ट किया कुछ सर्टेन सेक्टर्स में या फिर कुछ सर्टेन शेयर्स में। तो उससे उनको थोड़ा तसल्ली भी मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि आगे चलकर परफॉर्मेंस जो है वो कैसा दिखता है और क्या फैक्टर्स हैं जिन पर उनको देखना चाहिए। चलिए, ये एक अच्छा है। कहते हैं कि हर एक जो मुसीबत है वो कुछ ना कुछ अच्छा भी लेकर आती है, कुछ अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। तो ये शायद पूरी इंडस्ट्री वाइड मुझे लगता है चीज चेंज होगी। ये तो एक बात थी, हम कह रहे थे कि परफॉर्मेंस कितने टाइम पर असेस करना चाहिए, लेकिन क्या क्या ऐसे तरीके हैं, क्या टूल्स है? कुछ लोग कहते हैं कि सेंसेक्स को देख लीजिए, उससे कंपेयर कीजिए, कुछ लोग कहते हैं बेंचमार्क है, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में भी बताइए। देखिए, आमतौर पर म्यूचुअल फंड में लोग इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि ये उम्मीद जताई जाती है कि जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स है वो बेंचमार्क से बेहतर करेंगे, वो डेल्टा जनरेट कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही क्यों करना है, फिर तो आप बेंचमार्क में ही इन्वेस्ट कर लीजिए। पिछले 1-2 साल जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए थोड़े से कठिन जरूर रहे हैं, जहां पर फंड मैनेजर्स ने स्ट्रगल किया है बेंचमार्क्स को बीट करने में। पर अगर आप लंबे समय तक 10-20 साल के कोई भी आंकड़े निकाल लीजिए तो बेंचमार्क्स जो है, और वेरियस कैटेगरीज के बेंचमार्क्स अलग होते हैं। कुछ मल्टी कैप फंड्स के BSE 200 होगा, लार्ज कैप फंड्स के जो है निफ्टी बेंचमार्क हो सकता है, या फिर कोई और कंसंट्रेटेड प्रोफाइल है तो उसका सेंसेक्स भी हो सकता है। तो ये बेंचमार्क जो है, हम जब भी कोई फंड का सुझाव अपने इन्वेस्टर्स या एडवाइजर्स को देते हैं, वहां पर ऑब्वियसली हम ये भी लिख के देते हैं कि इस फंड का कंपैरिजन कौन से बेंचमार्क के साथ होगा। सो अगर आप फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस का बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि फंड मैनेजर जो है वो खूबी अपना फंड मैनेजमेंट का स्किल निभा पाए हैं कि नहीं निभा पाए, तो वो बेंचमार्क जो उस फंड का है, पर्टिकुलर फंड का, उससे आप जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। बिकॉज largely it is expected and that the fund managers will always be able to do enough justice to in fact beat the benchmark. So I think ये जो benchmarks जो है हम बकायदा लिखते हैं for every category of investments, whether it is fixed income or it is equity markets, तो benchmark आप जरूर देखते रहें, और उसके बनिस्बत अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर अगर जस्टिस कर पा रहे हैं तो then he is doing a good job only. बट जहां तक फिक्स्ड इनकम का बेंचमार्क है, फिक्स्ड इनकम का बेंचमार्क तो मैं ये भी कहूंगा कि जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स जो है, जो कि चंक ऑफ द सेविंग्स अपने FD में रखते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता इतने सालों बाद भी जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है
आगे बढ़ चढ़ करके जो है प्रेरणा दे रही है कि आप फाइनेंशियल सेविंग्स करें रादर देन मे बी कीपिंग योर इन्वेस्टमेंट्स कन्फाइंड टू बैंक्स। अगर मैं एक आंकड़ा आपको दूं तो 130 लाख करोड़ का जो है टोटल हमारा एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जो कि साधारण शब्दों में और कुछ नहीं है, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स। उसमें अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं तो तकरीबन 37 से 38% आपका करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट है। करंट अकाउंट में मुझे समझ में आता है कि एक बिजनेसमैन का एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट जो है बैंक के साथ होता है, जहां पर उसकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सीसी लिमिट्स बिल्ट इन होती है, तो इसलिए उस पर ब्याज 0 होता है। लेकिन सेविंग्स अकेला जो है एकमात्र 27% ऑफ दिस डिपॉजिट बेस एट लेसर देन 3% इस समय इन्वेस्टेड है। अब मुझे बताइए कि अगर आप नॉमिनल टैक्स रेट पे ही जो है सब्जेक्ट किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी का टैक्सेशन ब्रैकेट 30% के ऊपर है, लेसर देन 3% ब्याज पे आप क्यों जो है बैंक पे अभी भी अपना सेविंग्स का पैसा रखेंगे? और अगर लॉन्ग टर्म टेनर्स पे भी ब्याज आपके 4% पे आ जाएंगे, तो वो आपका बेंचमार्क होना चाहिए। नए इन्वेस्टर्स के लिए आपका बेंचमार्क वो होना चाहिए जहां पर आप अभी तक निवेश करते आए हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं किसी भी लो ड्यूरेशन या जो मैंने पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की बात की, वहां पर अभी भी आपका 3-3.5% का जो है आर्बिट्राज उपलब्ध है। और वो क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले बताया 2 साल की मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बीच में सीमित रहते हैं और क्रेडिट प्रोफाइल भी उसका AAA ओरिएंटेड रहता है, तो मुझे कॉमन सेंस तो यही कहती है कि आप जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड में अगर पहली बार आ रहे हैं और इक्विटी में नहीं आना चाह रहे, तो कम से कम फिक्स्ड इनकम के माध्यम से तो आइए, क्योंकि कॉमन सेंस तो ये कहती है कि जहां पर अभी तक आप निवेश करते आए हैं, जो कि फिक्स्ड इनकम फिक्स्ड डिपॉजिट है, वहां तो आपका जो है एफडी का रिविजन जो है यील्ड का नीचे की तरफ ही होता जा रहा है। और ये लंबे अंतराल तक नवीन जी ये ब्याज दरें इन्हीं लेवल्स पे कन्फाइंड रहेगी, बिकॉज एक तो आरबीआई का भी कॉन्शियस प्रयास है कि इन्फ्लेशन को जो है वो टारगेट करे। एंड इन्फ्लेशन आपने देखा है इस समय जो है ऑलमोस्ट अच्छे से बिहेव कर रही है। टॉलरेंस लेवल जो है आरबीआई का इज लेसर देन 4%, इट इज वेल बिलो 4% राइट नाउ। And I think as long as it is there, RBI would want to enunciate a very softened interest rate regime, which will ensure that interest rates will keep confined at the current levels for a significant period of time. And if that is what the truth is, then you rather change your investments from maybe a traditional FD investment to or a savings investment for that matter into something like a maybe the most traditional investment in mutual funds, which is the low duration category. Okay, so let's also talk about a bit of goal planning, because you speak to a lot of investors on a regular basis. Now, how many of people are still investing for short-term wealth building, because that's what they think about equities and that's how they behave when they invest in equities. So how much of people are now aligning their investments in mutual funds to long-term goal planning? I think one of the most heartening developments in the last about 4 or 5 years has been that way back in 2014, if I'm not wrong, the total systematic investment plan book of the industry, monthly accretion used to be just about 1,300-1,400 crore. Over a period of time, I think increasingly investors felt the need of their investments to be thought of as long-term investments and systematically investing small portions, fragments of their overall monthly savings through the systematic investment plan. And today, as we speak, I think one of the reasons why markets haven't tumbled down to levels that would have actually created a lot of pain for us is the fact that mutual funds still have about 8,000 crore of monthly accretion coming through systematic investment plan, and that kept the domestic markets alive. So I think while from the point of view of goal setting, as I told you earlier, in an emerging economy where people are not very wealthier, I think you will have demands coming in intermittently every 3 years for some cause or the other, some household stuff, some कुछ बड़ा छोटा काम आपको करना होता है। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक मैं मिनिमम पीरियड जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कहता हूँ वो 3 साल से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। तो कोई आप गोल प्लानिंग कर रहे हैं तो कोई इसी ऑब्जेक्टिव के लिए करे जहां पर आपको पैसे की आवश्यकता जो है 3 साल के बाद हो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉर 1 year, 2 year, such kind of tenures. I think और प्रभावी रूप से आप गोल सेटिंग की तरफ जो है
जस्टिस तभी निभा पाएंगे अगर आप जो है मिनिमम 3 ईयर पीरियड देखते, चाहे वो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है। लेकिन प्राइमरीली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में 3 साल से कम पैसा इन्वेस्ट करना तो कोई सेंस ही नहीं बनता। और अगर आप 3 साल की कोई गोल सेटिंग कर रहे हैं तो देन इट हैज टू बी essentially I am using the word large cap, because that is the only market capitalization that is the least vulnerable to market movements. And hence, if the objective is of course wealth creation, then the tenure has to be as long as maybe 7 year or 10 year. Then there is when you can invest in maybe multi-cap category or mid-cap category too. But yes, of course, the goal setting for it, regardless of whatever objective it may be for, maybe the children's education, maybe you would want to buy a house or a car, or any such small objectives that you have set for yourself, maybe after 3 years. Then the pivot or the moot point that I'm trying to emphasize time and again is that it shouldn't be less than 3 years. There is no goal setting that can be for 3 years, for lesser than 3 years. Lesser than 3 years, sure. Yeah. But for your Naveen ji, but for your intermittent cash requirements, there are of course funds which are liquid funds or liquid your ultra low duration kind of categories, where of course intermittently if you require money for maybe after 6 months or 1 year for intermittent जो पैसे की छोटी मोटी आपको आवश्यकता होती है, वो पैसा सेविंग्स डिपॉजिट्स में रखने के बजाय आप लो ड्यूरेशन या लिक्विड फंड में रख सकते हैं, जहां आपका मोरलेस आपका पैसा सुरक्षित ही रहता है और आपको जो है बाकी ऑल्टरनेटिव एसेट से थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी बनता है। बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गोल सेटिंग एंड प्राइमरीली वेल्थ क्रिएशन, द टेन्योर हैज टू बी ग्रेटर देन 3 years. चलिए, आई थिंक दैट्स अ फेयर पीस ऑफ एडवाइस एंड अ गुड वन इन टर्म्स ऑफ कि अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपने वो भी एड्रेस किया और लॉन्ग टर्म की जो बात है वो भी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज म्यूचुअल फंड टॉक में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सोनी जी, धन्यवाद। तो आज के एपिसोड में हमने बात की कि कैसे और क्या आपको करना चाहिए इस एटमॉस्फेयर में और लॉन्ग टर्म के लिए, और कैसे आप अपने फंड पोर्टफोलियो को देखें, कैसे उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करें, और क्या क्या आपके पास तरीके हैं अगर आप उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए। तो अगर आपका कोई सजेशन है या कोई आपका फीडबैक है तो जरूर हमें लिखिए इन द कमेंट सेक्शन। विल बी बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ म्यूचुअल फंड टॉक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट। से गुड बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.